फैक्ट नंबर 1, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसीलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। फैक्ट नंबर 2, बरसात कैसे होती है? आर्द्र मानसून हवाएं जब पर्वत से टकराती है तो ऊपर उठ जाती हैं। परिणाम स्वरूप पर्याप्त बारिश होती है। हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इसमें मौजूद वाष्पकण ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। जब पानी की बूंद भारी होने लगती है तो यह धरती पर गिरती है। इसे हम बारिश कहते हैं। चूंकि मानसूनी हवा में वाष्पकण भरपूर मात्रा में होते हैं, इसीलिए बारिश भी जमकर होती है। फैक्ट नंबर 3, मछली पानी में जीवित कैसे रहती है? सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मछलियों के पास विशेष अंग यानी गिल्स इसीलिए होते हैं। ये उनके सिर के दोनों ओर पाए जाते हैं। मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह को खोलती हैं और गिल्स की तरफ पंप कर देती हैं। इसके बाद ये गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। इसके बाद गिल्स खुलने से ये पानी बाहर आ जाता है। फैक्ट नंबर 4, जल क्या है? जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। H2O यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था, बर्फ और गैसीय अवस्था, भाप या जल वाष्प में भी पाया जाता है। पानी जलात्मीय सतहों पर तरल क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परावर्तन होता है, इसीलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। साथ ही यह इस बात पर निर्भर करता है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा का होना आवश्यक है। इसीलिए कप का पानी नीले के स्थान पर रंगहीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, परंतु वे नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते। फलस्वरूप जल से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि इस नीले रंग की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं। फैक्ट नंबर 6, पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? पानी जब बूंद के रूप में गिरता है तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल आकार ले लेता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। इसी गुण के कारण किसी द्रव की सतह किसी दूसरी सतह की ओर आकर्षित होती है, जैसे किसी द्रव के दूसरे भाग की तरफ। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंद एक गोलकार रूप धारण कर लेती है। फैक्ट नंबर 7, समुद्र का पानी स्वाद में खारा क्यों लगता है? समुद्र में जो नमक है उसका अधिकांश करोड़ों वर्षों के दौरान नदियों द्वारा वहां पहुंचाया गया है। जब समुद्र का पानी वाष्पीकृत होता है तो वह हवा में उठकर बादल बन जाता है। यही बादल जमीनी इलाकों में पहुंचकर वर्षा के रूप में बरसता है। बरसते समय उसका संपर्क हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों से होता है। ये गैसें पानी में घुल जाती हैं, जिससे वर्षा जल हल्का सा अम्लीय हो जाता है। जब यह अम्लीय जल चट्टानों और जमीन पर गिरता है, वह उनमें मौजूद लवणों को घुला लेता है। सतह से जब यह पानी बहकर नदियों में पहुंचता है, तो नदी के पानी में भी यह लवणांश आ जाता है, पर लवणांश बहुत कम होने से हमें नदी का पानी मीठा ही लगता है। नदियों का यह लवणयुक्त पानी समुद्रों में पहुंचता है। इस तरह धीरे धीरे करोड़ों सालों से नदियों द्वारा लाया गया नमक समुद्रों में इकट्ठा होता आ रहा है।
समुद्रों के तल में भी चट्टानें मौजूद हैं, जिनके लवण भी समुद्र जल में घुलते रहते हैं। इसी तरह समुद्रों के नीचे ज्वालामुखियां भी हैं, जो भी समय समय पर फटकर लावा और क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें छोड़ती रहती हैं। समुद्र में सोडियम आदि पदार्थ भी हैं। इनके साथ क्लोरीन आदि की अभिक्रिया से लवण बन जाते हैं। खाने का नमक सोडियम और क्लोरीन का यौगिक ही होता है, NaCl। तो इस तरह भी समुद्र में नमक बनता रहता है। समुद्र जल में विद्यमान नमक तो उसी में रहता है, पर सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर समुद्र से बाहर आता रहता है और आकाश में घनीभूत होकर बादल बन जाता है। यह वाष्प शुद्ध जल होता है, यानी उसमें लवणांश नहीं रहता। इस तरह समुद्र का पानी तो निरंतर पुनश्चक्रित होता रहता है, पर लवणांश समुद्र में बस जमा ही होता जाता है। इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण करोड़ों वर्षों में समुद्र जल खारा हो गया है। फैक्ट नंबर 8, गंगा जल खराब क्यों नहीं होता? गोमुख से निकली भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहां तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुलती जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं, जो कुछ किस्म के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं, कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, वो जो सड़ाते हैं और जो नहीं सड़ाते। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। फैक्ट नंबर 9, आग पानी से क्यों बुझ जाती है? दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्माज्ञा जो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो, संपर्क में आता है, तो आग पैदा होती है। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति से आग पैदा नहीं हो सकती है। अगर आग एक बार जल जाती है, यानी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है, तब तक वह जलती और फैलती रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। आग पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग बुझाई जा सकती है। जंगल की आग बुझाने के लिए मुख्य ज्वाला से दूर छोटी छोटी ज्वाला पैदा कर ईंधन की आपूर्ति बंद की जाती है। फैक्ट नंबर 10, लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है, तब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और हटाए गए पानी की ताकत उसे वापस ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है, तब उसके द्वारा हटाए गए पानी की ऊपर को लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े की प्लेट बना दी जाती, तो उसका आकार बड़ा हो जाता और वह पानी के नीचे से आने वाली ताकत का फायदा उठा सकती थी। लोहे के जहाज का आयतन, वॉल्यूम, उसके भार, वेट से अधिक होता है। लोहे का जहाज अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित, डिस्प्लेस करता है। यह विस्थापित जल अपने आयतन के तुल्य बल, फोर्स, जहाज पर लगाता है, जिससे जहाज पानी पर तैरता है। जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उसके भार से कम होता है, उसके द्वारा विस्थापित जल उसके भार से कम होता है, जिससे वह डूब जाता है। थैंक यू।